हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि किस तरीके से संक्रमण धातुएं कलर उत्पन्न करती हैं। तो संक्रमण धातुओं के कलर उत्पन्न करने के दो चरण होते थे। पहले चरण में डी कक्षक टूटता था T2G में और EG में। T2G नीचे तो EG ऊपर रहेगा, या फिर EG नीचे तो फिर T2G ऊपर रहेगा। मतलब निम्न ऊर्जा स्तर के, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। फिर विजुअल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता था, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता था, और जाने के बाद जब वो वापस आता था तो अपनी ऊर्जा को कलर के रूप में प्रोड्यूस करता था, कलर के रूप में उत्पन्न करता था। और यही कारण था कि संक्रमण धातुएं जो होती है वो कलर्ड होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है या T2G से EG में जाता है, तो उस घटना को कहते हैं DD ट्रांजिशन। D से D में ट्रांजिशन माने कूदना, D से D में कूद गया, इसको कहते हैं DD ट्रांजिशन। बच्चों समझ में आया। फिर हमने ये भी बताया कि D1 से D9 वाले कलर्ड होते हैं। हमने कहा D0 D10 वाले कलरलेस होते हैं, मतलब D0 या D10 वाले कलर उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन जब भर जाएंगे, सब में दो दो हो जाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा ही नहीं। और जाएगा क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरीके से भरे हुए, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहते हैं, इसलिए जाएगा नहीं। जब ये जाएगा नहीं तो DD ट्रांजिशन होगा नहीं, DD ट्रांजिशन होगा नहीं तो फिर कलर उत्पन्न होगा नहीं। आए बात समझ में? D0 है मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अरे जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर ऊपर जाएगा कौन? जाएगा मतलब ऊपर कोई जाएगा नहीं तो DD ट्रांजिशन होगा नहीं, DD ट्रांजिशन होगा नहीं तो फिर कलर उत्पन्न होगा नहीं, तो फिर कलर उत्पन्न होगा नहीं। ये थे। अब कुछ इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो आप लोग जानते हैं, अच्छी तरीके जानते हैं। उसमें तो कुछ हमें ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है, उसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, उसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि Mn25 ये कलर्ड है या फिर कलरलेस है, ये कलर्ड है या फिर कलरलेस है, बता देंगे। Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 4s2 और 3d5। अब बच्चों भैया ये मत कहना कि सर शुरू से लेको 1s2 2s2 2p6, अब 12th क्लास में पढ़ रहे हो, अब 12th में पढ़ रहे हो। तो 4s2 3d5, तो बेटा देखो d5 है, इसका मतलब ये कलर्ड होगा, इसका मतलब ये कैसा होगा? कलर्ड। क्यों? क्योंकि D5 है। अरे भाई मेरे, D1 से D9 वाले ही तो कलर्ड होते हैं, और D0 वाले या फिर D10 वाले ये कलरलेस होते हैं। तो D1 से D9 उस श्रेणी में आ गया, कलर्ड हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग इनके कलर निकाल के बताइएगा कि इसमें कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है, ठीक है? और उसके उत्तर दीजिएगा। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, उनके आंसर आप लोगों को देने हैं। वही इंडिविजुअल पेज पर एक लिखकर और इंडिविजुअल ग्रुप पे ना डालकर इंडिविजुअली हमको देना, ठीक है? Cu+2 Cr+1, बस इनके कलर बताइएगा। देख लें आ रहे हैं, उसमें वीडियो नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इनके कलर बताइएगा, ठीक है बच्चों? पॉज करके नोट कर लो, ठीक है बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये तो आता ही आप लोगों के लिए, Sc, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, सिकटाइबी, सरमन, फीको, निकोजिन, ये आता है। अब बताओ इसका 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29, 30, हर बच्चों को याद होगी, कोई खास बात नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, इसका बनाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा 4s2, 3d2, इसका बनाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा 4s2, 3d3, इसका बनाएंगे लास्ट में तो आ जाएगा 4s1, 3d5, इसका बनाएंगे ये आ जाएगा 4s2, 3d5, इसका बनाएंगे तो आ जाएगा 4s2, 3d6, इसका बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4s2, 3d7। बच्चों ये सब आता है तुम लोगों के लिए, कोई नई बात नहीं है, सब पढ़ाया है हमने, तुम लोगों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनवा के देख लिए हैं, तुम लोगों ने व्हाट्सएप पर आंसर लिख के भेजे थे और फिर भी परेशान हो, पता नहीं क्या लिखते चले जा रहे हैं, क्या लिखते चले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपनी पहले पढ़े लिखे जा रहे हैं, हमसे पूछ ही नहीं रहे। अरे भैया ये सब पढ़ा चुके हैं, 29 है तो अपवाद है, अपवाद है तो वन है, और यहाँ पर 10 है, ये सब पढ़ा चुके हैं। नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो तुम लोग, क्या पढ़ा रहे हो बेटा, ये है ठीक है। आप लोग दूसरी नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों एक बात बताओ हमारे लिए कि इन सभी तत्वों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10, इसमें 10, इसमें 8, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 3, यही तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं। जी नहीं, ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, ये तीसरी कोश का है, ये चौथी कोश का है, मतलब उससे आगे वाली कोश का है। तो कहने मतलब सबके बाहरी कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। आप समझ में आई बात? भाई ये चौथी कोश का है, ये अरे भैया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4s ये है और 3d ये है, 1 2 3 3d, 1 2 3 4 4s बेटा है। तो 4s बाहर है और 4s में सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 2 2। भाई इसको देख लो, ये 4s1 है और ये 4s1 है, बाकी सब में। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आफो नियम के अनुसार बनता है। अच्छा अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछें तो ये हो जाएगा ns1 या 2 n-1d 1 से लेकर और 10 तक। ये है 10 ना, बल्कि अगर संक्रमण धातु की बात करें तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। ये तो संक्रमण धातुएं हैं ही कहाँ, ये तो संक्रमण धातुएं हैं ही नहीं, लेकिन इनका स्टडी इनके साथ में कर लेते हैं, जबकि नहीं है क्योंकि D10 सिस्टम है, संक्रमण धातु D1 से लेकर D9 होते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। बच्चों हमने इसको n मान लिया तो ns, अब देखो यहाँ 4 से 1 कम है तो यहाँ भी देखो n से 1 कम है, तो ये इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है। अच्छा अब जरा बाकी सबको हम मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ये सब हटा दो बेटा। तो बेटा गौर करा होगा, हमने कहा था कि अपवाद में 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है। क्यों जाता है? अब ये समझाते हैं क्यों चला जाता है। हमने कहा है S से कम कर देना, D में 1 बढ़ा देना। तो देखो 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, बल्कि 4 रखो, है ना। अब आप लोग क्या करते थे, 1 इलेक्ट्रॉन उठा के इधर डाल देते थे। अपवाद में याद आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन उठा के इधर डाल देते थे। क्यों भैया, क्यों डाल देते थे? क्या रीजन था डालने का, बताइए बेटा। इसलिए डाल देते थे कि जरा सोचो, ये D4 है,
अर्ध भरे वाले कक्षक स्थायी होते हैं? अर्ध भरे वाले कक्षक स्थायी होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो बेटा देखो, ये अर्ध भरे के नजदीक है, 4 हैं। जरा सोचो, अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्थायी हो जाएगा। तो ये बहुत बेचैन है, मात्र मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं स्थायी हो जाऊं। अरे मुझे कोई इलेक्ट्रॉन 1 दे दे, मैं स्थायी हो जाऊं। अरे मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं स्थायी हो जाऊं। अरे भैया, दे कौन दे? दे तो वही देगा जो उसके पास में होगा, वही तो देगा। अब पास में कौन है? 4s। तो इस डी ने इस एस से कहा कि एस भाई साहब, आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या हमें दे देंगे? बोले क्यों भैया, मैं काहे को दे दूं? तो डी ने कहा कि अगर तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे दूं, तुमसे ले लूं, तो मैं D5 होकर स्थायी हो जाऊंगा। नहीं समझ में आया? अगर मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, अगर तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं स्थायी हो जाऊंगा, मेरे पास D5 हो जाएगा। बेचारा बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, केवल 1 की जरूरत है। 1 मिल जाए तो स्थायी हो जाए। अच्छा, अगर 3D3 होता तो इसे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो स्थायित्व से दूर है। जैसे मान लिया 3 आदमी हैं और तीनों आदमी की जेब में 99 रुपए हैं। नहीं, मान लिया 3 आदमी हैं, बल्कि 2 आदमी है, ऐसे मान लो, हटाओ। अरे कुछ भी मान लो, अरे दो ही मान लो, हटाओ। अरे क्या कह रहे हो सर जी? 2 आदमी, 1 आदमी की जेब में 99 रुपए और 1 आदमी की जेब में 15 रुपए, और जिसके पास 100 रुपए हो जाएंगे वो दुनिया का सबसे भाग्यवान व्यक्ति कहलाएगा, सबसे लकी व्यक्ति कहलाएगा, जिसके पास 100 रुपए हो जाएंगे। अब बताओ बच्चों, 100 रुपए पूरा करने के लिए 99 वाला परेशान ज्यादा होगा या फिर जिसकी जेब में 15 रुपए रखे वो ज्यादा बेचैन होगा? ऑब्वियसली जिसकी जेब में 99 रुपए रखे, क्योंकि उसे पता है कि मैं बिल्कुल लकी होने के नजदीक हूं। अगर मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं दुनिया का सबसे लकी मैन बन जाऊंगा। और जो इसकी जेब में 15 रुपए हैं, हाँ भैया, हमें कौन दे देगा? हम तो बहुत दूर हैं, कहाँ 15, कहाँ 99, हम कैसे पहुंचेंगे सर? हम कैसे पहुंचेंगे? इसलिए हमें कोई तमन्ना ही नहीं। लेकिन जिसके पास 99 रुपए थे, उसे मात्र 1 की जरूरत है, और 1 की जरूरत का मतलब है कि वो इधर उधर हाथ पर मारने की कोशिश करेगा। तो वही है कि स्थायित्व के नजदीक है। तो इस डी ने इस एस से कहा कि भाई साहब, आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दीजिए। आप इलेक्ट्रॉन 1 मुझे दे देंगे, मैं स्थायी हो जाऊंगा। तो फिर एस ने क्या कहा होगा? एस ने कहा होगा, अच्छा, मैं तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन देके तुम्हें आबाद करके मैं खुद बर्बाद हो जाऊं? फिर से समझ लो, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दूं तो तुमको आबाद करके खुद को बर्बाद कर लूं? बिल्कुल इसने यह बात कही। तो डी ने क्या कहा? अरे एस भाई साहब, आप काहे परेशान हो रहे हैं? अगर अपना आप 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देंगे तो मैं तो स्थायी हो ही जाऊंगा, साथ ही साथ आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, मतलब आप अर्ध भरे रह जाएंगे, आप अर्ध भरे हो जाएंगे। और अर्ध भरे भी कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और बेटा, ये स्थायी तो ये स्थायी, अगर ये दोनों स्थायी तो एलिमेंट स्थायी, तो एलिमेंट स्थायी। इसीलिए एस का 1 इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर हो जाता है और ये हो जाता है 4s1 3d5। तो नोट्स 1 में लिखाया है कि संक्रमण धातुएं, 3D श्रेणी की संक्रमण धातुएं सभी की सब आव्यव नियम का पालन करती हैं, परंतु क्रोमियम और कॉपर इसका पालन नहीं करते हैं। ये आव्यव नियम से थोड़ा सा विचलन पैदा करते हैं, विचलन उत्पन्न करते हैं, विचलन शो करते हैं, डेविएशन शो करते हैं। और इनका विचलन या इनका डेविएशन अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये था बच्चों समझ में आया? बाकी नोट्स में देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों आता है घनत्व, बल्कि मतलब धात्विक गुण
धात्विक गुण तथा गलनांक क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है बच्चों, फटाफट समझ लेते, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये आता होता नहीं है, तो समझ लो जल्दी जल्दी। बेटा धातु कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं? धातु कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं? इलेक्ट्रॉन कौन त्यागते हैं? जिनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। फर्स्ट ईयर पढ़ाते थे, याद करो जब हम आवर्त सारणी पढ़ाते थे कि जिन तत्वों के बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सदैव इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। याद करो वो फर्स्ट ईयर का दिन। सर इतनी याददाश्त अगर तेज होती तो आपसे पढ़ रहे होते, किताब उठाते, सब एक बार पढ़ते, याद हो जाता। सर जी आप ऐसी बातें करते हो, बिल्कुल दिल टूट जाता है। अरे भैया काहे टूट जाता है? तो जनरल बात है कि जिन तत्वों के बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सदैव इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। या आप लोग बता सकते हैं कि संक्रमण धातुओं के बाहरी कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्या आप बता सकते हैं? बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप आंसर कह रहे हैं 2। अभी बताया था 4s2, 4 बाहर वाली कोश 4s2। कहने का मतलब क्या है कि संक्रमण धातुओं के बाहरी कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है या फिर 2। अरे भैया 4s1 क्रोमियम कॉपर, अब बस बहुत समझाना पड़ता है। 4s1 और 4s2, तो इनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है इसलिए इनमें धात्विक प्रकृति होती है, इसीलिए धात्विक नेचर के होते हैं। आया समझ में? बिल्कुल ठीक है। कोई पूछे कि संक्रमण धातुएं, नाम से क्लियर है, धातुएं संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्व संक्रमण धातु क्यों होते हैं? क्योंकि तो कहना क्योंकि इनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से त्याग दिए जाते हैं, इसलिए ये धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। फिर बेटा है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक की बात अगर हम करें तो इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं? गलनांक और क्वथनांक इनके कैसे होते हैं बेटा? उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं? तो देखिए, जैसे कोई एक धातु ले लो, Fe ले लो, Fe धातु, अरे समझाने के लिए बना ले रहा है, Fe धातु, Fe धातु, Fe धातु, ये हो गया। और धातु धातु के बीच जो बंध बनते हैं वो धात्विक बंध कहलाते हैं। कौन से बंध कहलाते हैं? धात्विक बंध, धात्विक बंध। ये बड़ा मजबूत बंध होते हैं। जब तक ये टूटेंगे नहीं, जब तक ये टूटेंगे नहीं तब तक वो गलेगा या उबलेगा नहीं। जब तक ये टूटेंगे नहीं, जब तक Fe अलग अलग होगा नहीं, तब तक गलनांक को तो, अरे भैया कब गलेगा? जब Fe अलग अलग हो जाए, सब Fe अलग अलग हो जाए, तब गलेगा या उबलेगा, बात खत्म। मगर उसको बहुत मजबूती से आपस में कौन बांधे पड़ा? धातु बंध। इसके अलावा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बताए थे हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो अब चूंकि Fe की अगर बात करें तो Fe का कितना होता है? 26, 1s2, और लास्ट में कितना आ जाएगा? 4s2 3d6। इसमें तो कोई अनपेयर्ड है नहीं क्योंकि पूरा भरा। इसमें बना लो 1 2 3 4 5 और 1 6। बेटा ये देखो सब चीज़ फर्स्ट ईयर पढ़ाई है। अगर इन सब बातों को हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो अपना कोर्स कैसे हो पाएगा? ये सब हम पढ़ा चुके हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। जरा सी हमारी स्पीड क्या बढ़ जाती, तुम लोग टेंशन में आ जाते हो कि सर आप इतनी तेज तेज पढ़ा रहे हो। बेटा ये टॉपिक ऐसा है, अब यहाँ पर हम तेज तेज नहीं पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर हम तेज पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आप लोगों को पढ़ा हुआ है। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5, और ये बढ़ गया 5 और 1 6। तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 1 2 3 और 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आए। तो ये चारों बंध बनाएंगे सहस, और वो भी कौन सा? सहसंयोजी बंध। तो धात्विक बंध तो है ही है, और साथ ही साथ इनके बीच एक सहसंयोजी बंध और बन जाता है। तो मजबूती हुई या नहीं हुई?
Fe बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं या नहीं? अरे पहले केवल किससे बंधे थे? केवल धातु बंध से। केवल धातु बंध को तोड़ने की आवश्यकता है, उसके लिए जितना ताप की आवश्यकता हो वही उसका गलनांक क्वथनांक होता है। लेकिन अब इस बंध के साथ साथ में ये वाला बंध बन गया है ना, तो इनके गलनांक और क्वथनांक और बढ़ गए। अरे मान लो पहले केवल एक एक रस्सी से बंधे थे, जब तक हम रस्सी को जलाएंगे नहीं तब तक ये अलग होंगे नहीं, और जब तक ये अलग अलग होंगे नहीं तब तक गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे नहीं। अभी तो रस्सी से बंधे थे, ठीक है बंधे थे, मगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं इसमें, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सहसंयोजी बंध भी बना रहे हैं। तो रस्सी तो बंधी ही बंधी थी, साथ ही साथ क्या हुआ, हमने धागे से और बांध दिया, ये धागा और बांध दिया। तो बताओ पहले की तुलना में मजबूती हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। पहले की तुलना में मजबूती हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और बिल्कुल हुई इसका मतलब क्या है कि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं, क्योंकि इनको गलाने और उबालने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहीं पर जरा एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम बल्कि कॉपर का ले लो, कॉपर का ले लो, कॉपर और कॉपर, है ना, या चलो जिंक ले लो, हटाओ सबसे बढ़िया, जिंक का ले लो, जिंक आपस में धातु बंध तो बने हैं, मगर जरा जिंक में अगर निकालें तो 4s2 3d10 है बच्चों, पूरा भरा हुआ है, बोलो पूरा भरा हुआ है? बिल्कुल भरा है सर, पूरा भरा है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर ये सहसंयोजी बंध नहीं बने होंगे। तो फिर बताओ गलनांक क्वथनांक किसका ज्यादा, Fe का या जिंक का? ये हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं और आप लोग इसका आंसर लिख के भेजेंगे। Fe और जिंक में गलनांक क्वथनांक किसका ज्यादा है? ठीक है, इसका आंसर फटाफट लिख के भेजना। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।